नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान, 24 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने पहली बार की विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील। सत्रह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा। 21 अक्टूबर को मतदान, 24 अक्टूबर को ही होगी मतगणना। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भी 21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अमेरिका यात्रा पर आज देर रात ह्यूस्टन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेल और गैस से जुड़ी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। भारत के साथ मौजूद अवसरों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हाउडी मोदी इवेंट में कल होंगे शामिल। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करना है संबोधित। %98 कामयाब रहा चंद्रयान 2 मिशन। ऑर्बिटर में लगे सभी 8 उपकरण सही से कर रहे हैं काम। इसरो प्रमुख के सिवन का बयान, कहा अब गगनयान है लक्ष्य। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे पहलवान बने दीपक पूनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 86 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के हसन से होगी खिताबी भिड़ंत। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए थोड़ी देर में अमित पंघाल का ओलंपिक चैंपियन शाखोबिदीन जोइरोव से मुकाबला। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में एक साथ एक ही चरण में 21 अक्टूबर को मतदान होगा। दिवाली के त्योहार से पहले चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम पर नजर डालें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 4 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। 5 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 24 अक्टूबर को की जाएगी। दोनों राज्यों में 27 अक्टूबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। Adequate CCTV coverage and webcasting in polling stations in sensitive areas will be ensured. All the police checkposts across the state will be under 24/7 webcasting, videography for the entire period of elections. General and police observers will be deployed after the announcement of elections by the Commission in the two states to monitor all the activities and ensure compliance of the directions of ECI. मतदाताओं की बात करें तो महाराष्ट्र में 8,95,62,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जबकि हरियाणा में वोटरों की तादाद 1,82,98,000 से ज्यादा है। इनमें सर्विस वोटरों की संख्या भी शामिल है। महाराष्ट्र में कुछ इलाके नक्सल प्रभावित हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। Although the demand for the CPFs is always much on the higher side, but still they were able to reach at a reasonable figure.
and special security arrangements will be in place for LWE affected areas, for example, Gadchiroli and Gondia in Maharashtra, like that. महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 54 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का कार्यकाल 9 नवंबर तक और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार का कार्यकाल 2 नवंबर तक है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपने तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि इस बार जो वक्त मिला है वो 1 महीने का वक्त मिला है जब इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाना है और 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और आमतौर पर हरियाणा में हर बार जब 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को माहौल अपने पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी मुद्दा कहीं न कहीं 370 से लेकर राष्ट्रवाद का है। दिल्ली में MS सुरेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में ठीक 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने खास तैयारियां की हैं। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही अन्य जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव के लिए भी खास तैयारियां की हैं। महाराष्ट्र में 2014 के चुनाव के वक्त 90,403 पोलिंग बूथ थे, लेकिन इस बार 95,473 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, यानी पोलिंग बूथों की संख्या में 5.61% का इजाफा किया गया है। वहीं हरियाणा में 2014 के चुनाव में 16,244 पोलिंग बूथ थे और इस बार पोलिंग बूथों की संख्या 19,425 होगी। हरियाणा में पोलिंग बूथों की संख्या में 19.58% का इजाफा हुआ है। दोनों राज्यों में चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोलिंग बूथ ऐसी जगह तैयार किए जाएं जहां बेहतर सड़क और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। Commission has directed that there should be assured minimum facilities at all polling stations, including especially for the persons with disability, as I said, and senior citizens who might require special assistance. The Commission has also directed that at least one all-women polling station shall be set up in each assembly segment of a parliamentary constituency in the state. Before concluding, I would like to reiterate. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में आपराधिक मुकदमों की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर कोई उम्मीदवार जानकारी नहीं देता तो उसका पर्चा रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है और चुनावी अधिकारी उम्मीदवारों के खर्चों की निगरानी भी करेंगे। सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करने और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करने का भी अनुरोध किया है। The election campaigns often impose an environmental cost upon us. The Commission had earlier asked the political parties in February to, this is basically an appeal, to reject plastic and use only environment-friendly material in their election campaign. दोनों राज्यों में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे, साथ ही वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल भी होगा। दोनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की शुरुआत से लेकर नतीजे जारी होने तक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी की जाए। लोकसभा चुनाव की तरह ही हर विधानसभा में 5 पोलिंग बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग जहां विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, तो वहीं साथ साथ एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती होगी। साथ साथ निष्पक्ष चुनाव के लिए आधुनिक वीवीपैट मशीनों और ईवीएम मशीन का इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है। साथ साथ प्लास्टिक को लेकर भी चुनाव आयोग ने इस बार एक नया इनिशिएटिव दिखाया है। दिल्ली में MS सुरेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो विधानसभा चुनाव यानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में किस तरह से होना है, आज इसको लेकर
चुनाव आयोग ने तमाम जानकारियां दी। आइए और विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। पंचानन, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे नामांकन से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया और क्या नई बातें इस बार दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आमतौर पर जो चुनाव आयोग जब चुनाव का ऐलान होता है और मतदान की जो तारीख होती है उसमें लगभग 45 दिनों का वक्त होता है, लेकिन अब आज चुनाव का ऐलान हुआ और उससे ठीक एक महीने बाद यानी 21 अक्टूबर को ही मतदान की तारीख है। तो यानी चुनाव आयोग ने जो समय है वो इस बार कम दिया है और इस त्योहारी सीजन के बीच में ही, जब दुर्गा पूजा है, जब दशहरा है और दीपावली के पहले ही चुनाव प्रक्रिया को खत्म करना है, तो एक महीने का वक्त है जिसमें कि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करना है, साथ साथ चुनाव प्रचार में भी उतरना है और जो मुद्दे जनता के उठ रहे हैं उनका भी सामना करना है। तो कुल मिलाकर जो वक्त है वो कुल मिलाकर कम दिया गया है और अभी किसी पार्टी ने अपने किसी जो कैंडिडेट है उसका ऐलान भी नहीं किया है। तो अब ये एक प्रक्रिया बहुत तेजी से पार्टी के बीच में आएगी। गठबंधन भी फाइनल होंगे, जैसा कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना उसकी गठबंधन अभी अंतिम रूप में नहीं पहुंचा है। हालांकि दोनों राज्य जिनमें चुनाव का ऐलान हुआ है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। तो बीजेपी के लिए जो इस बार के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर का जो मामला है 370 को लेकर है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है और जो सरकार ने काम किए हैं और कुल मिलाकर जो एक नरेंद्र मोदी जो सरकार का एक जो काम है, जो केंद्र सरकार का जो काम है, उसको भी राज्य सरकारों में मुद्दा बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह स्टार प्रचारक बीजेपी की ओर से होंगे। इससे यही वजह है कि बीजेपी का हौसला इन दोनों चुनावों को लेकर बढ़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुद्दों की बात करें तो इस बार अगर महाराष्ट्र में देखें तो जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो हर बार उठता रहा है, विदर्भ में किसानों का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जो बाढ़ का जो मामला आया, जो बाढ़ की विभीषिका वहां पर रही, वो कहीं ना कहीं इस बार भी चुनाव का मुद्दा जरूर बनेगी। सरकार के वहां राहत के काम क्या पर्याप्त थे या फिर उसमें और सुधार की आवश्यकता थी, जनता इन बातों को तय करेगी। तो इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में जरूर उतरेंगे। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपने देखा कि एक ट्रेंड रहा है पंजाब हरियाणा की राजनीति में कि हर 5 साल में सरकारें वहां बदल जाती हैं, लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि एक गैर जाट मुख्यमंत्री वहां पर रहे, 5 सालों तक चलाया, उनके नेतृत्व में ही चुनाव फिर से लड़ा जा रहा है और पार्टी को पूरी तरह से भरोसा है बीजेपी को कि जो ये मुद्दा जो नौकरियों को लेकर जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने एक वायदा किया है वो कहीं ना कहीं चुनाव में जो है वो एक मुद्दा बनेगा और फायदा भी करेगा। और साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनका चेहरा है, जो कश्मीर या राष्ट्रवाद का मुद्दा है, वो निश्चित तौर पर हरियाणा में असर डालेगा। तो इन सारी बातों का इन दोनों राज्यों के चुनाव में असर कहीं ना कहीं जरूर रहेगा और जो कांग्रेस की एक कमजोरी नजर आती है यहाँ हरियाणा में, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक एज साबित जरूर हो सकती है। अभिलाषा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका। दोनों ही राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हुई जो अहम जानकारी थी, आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। उसके मद्देनज़र किस तरह की तैयारियां हैं और जो राजनीतिक समीकरण हैं वो वहां किस तरह के बन रहे हैं। बीजेपी को उम्मीदें हैं दोनों ही राज्यों से कि वापसी उनकी होगी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और चुनाव से ही जुड़ी हुई बात करें तो देश की राजनीति में शुरुआत से ही महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से महाराष्ट्र की अलग पहचान रही है। आइए एक नजर डालते हैं इस राज्य की खूबियों पर। देश की आजादी के बाद मध्य भारत के मराठी भाषी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए बड़ा आंदोलन चला। 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ को जोड़कर महाराष्ट्र की स्थापना की गई। नया राज्य बनने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का पहला चुनाव 1960 में हुआ। इसके बाद से 2014 तक राज्य में 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार यहां 14वीं विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिनमें 54 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों और वोट प्रतिशत की बात करें तो 2004 में बीजेपी को 54, शिवसेना को 62, कांग्रेस को 69, एनसीपी को 71 और अन्य को 32 सीटों पर विजय मिली थी। 2009 में बीजेपी ने 46, शिवसेना ने 44, कांग्रेस ने 82 और एनसीपी ने 62 सीटों पर परचम लहराया, जबकि 54 सीटें अन्य के खाते में गईं। पिछले यानी 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122, शिवसेना ने 63, कांग्रेस ने 42 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं अन्य को 20 सीटें मिलीं।
गौरतलब है कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया था। उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात हरियाणा की भी कर लें तो आधुनिक खेती और साझी संस्कृति के लिए मशहूर हरियाणा का इतिहास गौरवशाली रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के गवाह इस प्रांत की गिनती देश के विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा की खूबियों को जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा हरि और आयन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हरि यानी भगवान, आयन यानी घर। हरियाणा का अर्थ हुआ भगवान का घर। लहलहाते खेत, ऊंची इमारतें और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर। हरियाणा में भारत और इंडिया की छाप बखूबी दिखती है। कभी पंजाब का हिस्सा रहे इस राज्य के निर्माण के लिए यहाँ के हिंदी भाषी लोगों ने लंबा आंदोलन किया। तब 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को मान्यता मिली। हरियाणा की भूमि बड़े किसान आंदोलन की गवाह रही है। देश में खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों की बात हो या पशुपालन की, राज्य हमेशा अव्वल रहा। इतना ही नहीं, खेल कूद में भी हरियाणा के लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो 2005 में कांग्रेस ने 67, बीजेपी ने 2, INLD ने 9 और बाकी 12 सीटें अन्य ने जीती। इसी तरह 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40, बीजेपी को 4, INLD को 31 और अन्य को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2005 और 2009 में कांग्रेस ने लगातार 2 बार सरकार बनाई, लेकिन 2014 में समय का पहिया घूमा और बीजेपी ने राज्य की 47 सीटों पर परचम लहराया और सरकार बनाने में कामयाब रही। INLD को 19 और कांग्रेस को 15 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 9 सीटें अन्य के खाते में गईं। अगर वोट शेयर की बात करें तो 2005 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42.46%, INLD को 26.77%, बीजेपी को 10.36% वोट मिले थे। वहीं 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 35.08%, INLD को 25.79% और बीजेपी को 9.04% वोट मिले थे। 2005 के मुकाबले इन तीनों पार्टियों के वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई। 2014 में कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। वो 20.58% ही वोट हासिल कर पाई। वहीं INLD भी 24.11% पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और हरियाणा में साथ साथ 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम भी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के साथ साथ ही चलेगा, यानी इन सभी सीटों पर 21 अक्टूबर को ही वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है उनमें बिहार की 5 विधानसभा सीटें और समस्तीपुर लोकसभा सीट शामिल है। समस्तीपुर लोकसभा सीट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई और LJP सांसद रामचंद्र पासवान के निधन की वजह से खाली हुई है। इनके अलावा कर्नाटक की 15, उत्तर प्रदेश की 11, केरल की 5, पंजाब, गुजरात और असम की 4-4, सिक्किम की 3, राजस्थान, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की 2-2 सीटें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 1 विधानसभा सीट पर भी 21 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। कर्नाटक में जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इनमें वो विधानसभा सीटें भी शामिल हैं जहां कुछ दिनों पहले विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश की जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से ज्यादातर सीटों के विधायकों ने हाल ही में लोकसभा चुनाव जीत दर्ज कर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। और चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं।
महाराष्ट्र में लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव की घोषणा चुनाव आयोग के माध्यम से की गई है। मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं महाराष्ट्र के जन जन से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में वे भी शामिल हो। देखिए, जैसे विपक्ष बिखरा हुआ है, उस बिखरे विपक्ष में पार्टी के नाते तो कोई पूरे प्रदेश में कुछ नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा ही। आखिर सांपला किलोई में कांग्रेसी मुकाबला है, इलाहाबाद में इनेलो से मुकाबला है। अब ये अलग अलग सीटों पर कहीं इंडिपेंडेंट से होगा, कहीं इनेलो से होगा, कहीं जेजेपी से होगा, कहीं कांग्रेस से होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूती सब 90 की 90 सीटों पर बनी हुई है। उसमें अलग अलग सीटों पर जो कोई आएगा उसको देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाताओं से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। ट्विटर पर अमित शाह ने लिखा कि चुनाव न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, बल्कि देश और प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का सबसे बड़ा माध्यम भी होता है। अमित शाह ने मतदाताओं से महाराष्ट्र और हरियाणा में मजबूत सरकार का चुनाव करने और विकास और उन्नति में भागीदार बनने की अपील की है। और अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों के बीजेपी सांसदों से संवाद किया। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी क्षेत्र से राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। हैदराबाद में भारत के परियोजना प्रबंधन संस्थान को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी क्षेत्र को सस्ती शिक्षा, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। समय पर कई परियोजनाओं के निष्पादन में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी एजेंसियों को निजी क्षेत्र से सबक सीखना चाहिए। स्वच्छ भारत, जन धन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की साहसिक पहल टीम को बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। Project managers are extremely important for nation's progress. Whether it is a plan and execute projects well, be change leaders or inspire people from different geographical locations, cultures and ethnicity to work together for the common good. Project managers have played a vital role in both public and private sector, because you are all seeing now the entire world is also moving slowly towards private sector, and now we are in the era of a public-private partnership (PPP) model across the globe and particularly in India also. Project managers have been playing a vital role in both public and private sector, from infrastructure building to information technology, from telecom to the power sector to the health sector and many more. However, to support fast growth across the sectors, the country requires more skilled talent. It has been estimated by 2027, India will need 70 lakh new project managers. So let me assure you that you are in the right place at the right time. संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उठाता है तो भारत भी इसका करारा जवाब देगा। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत पाकिस्तान की चालाकियों का जवाब देने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसा होता है तो भारत की तरफ से उचित जवाब दिया जाएगा। The United Nations is a platform for multilateral engagement. It's a platform for collaboration, for cooperation.
if there are efforts by individual countries to misuse that platform, we know how to address them. Countering terrorism is a multifaceted activity. The FATF operates on evidence which is factual in nature and which is substantive. It is based on empirical data. That is a separate process. Of course, anybody who threatens peace and security of our people deserves to be addressed in a matter and very forcefully. India will always be in the forefront of addressing terrorist threats from wherever and whenever this happens. लंबित मामलों के लगातार बढ़ते बैकलॉग को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एकल न्यायाधीश वाली स्थायी बेंच के गठन का प्रावधान किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2013 के नियमों में संशोधन किया है। ये बेंच 7 साल तक की सजा से संबंधित अपराध के मामलों में जमानत और अग्रिम जमानत की अपीलों पर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े नियमों में संशोधन के मुताबिक एकल न्यायाधीश बेंच पीठ स्थानांतरण याचिकाओं की भी सुनवाई करेगी। ये पीठ संवैधानिक मामलों से जुड़े सवाल और कानून की व्याख्या से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों की भी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अभी तक आमतौर पर 2 न्यायाधीशों की पीठ ही मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ मामलों की सुनवाई करती थी। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना 17 सितंबर को जारी की गई थी। इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान मिशन 2 को 98% कामयाब बताया है। आईआईटी भुवनेश्वर के 8वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे सिवन ने कहा, लैंडर विक्रम से भले ही अब तक संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन ऑर्बिटर बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर के 8 इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। के सिवन ने कहा कि विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिशें जारी हैं और जैसे ही उससे संपर्क होगा जरूरी कदम उठाए जाएंगे। Chandrayaan 2 orbiter is doing very well, and we had 8 scientific instruments in that orbiter, and each instrument is doing exactly whatever we want. And some of the pictures what we got, it was excellent. Regarding that lander, that is we could not get the communications yet. 2 objectives, the science objective and another is the technology demonstration. Science objectives we made fully. Technology demonstration also we achieved almost near full. That's what we told, 98% success. और अब खबर खेल जगत से। भारत के युवा पहलवान दीपक पूनिया इतिहास रचने के करीब पहुंच गए हैं। दीपक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 86 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। दीपक पूनिया अगर फाइनल मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सुशील कुमार के बाद दूसरे ऐसे भारतीय पहलवान बन जाएंगे जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हो। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता बल्कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में देखिए पेमेंट गेटवे का कारोबार।